हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं हम बहुत सारे नंबर्स लिखते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स हम बहुत यूज करते हैं, जैसे कि हम पॉजिटिव नंबर्स भी लिखते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी लिखते हैं और कई बार हम फ्रैक्शंस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब ये रैशनल नंबर्स क्या है, आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजें पता करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में कि वो नेचुरल नंबर से, जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनसे कैसे डिफरेंट हैं या उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है या वो भी अलग है, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज आज हमने इन डेप्थ पढ़नी है आज की इस वीडियो में, जो कि है रैशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने डिस्कस करने हैं टाइप ऑफ नंबर्स, क्योंकि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है कि हम बहुत सारे नंबर्स यूज करते हैं, बहुत सारी टाइप्स ऑफ नंबर यूज कर सकते हैं। तो उनमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले तो आते हैं नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स। अब हमने करना क्या है कि हमने ये जो सारी टाइप्स हैं इनको ब्रीफली डिस्कस करना है कि हमने नंबर्स क्या, क्यों वो अलग है, क्यों वो उनको हमने अलग अलग सेट बना के ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है, हम उन्हें एक ही ग्रुप में क्यों नहीं डाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स वर्ड से ही ऑब्वियस है कि जो भी नंबर्स हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं, काउंट करने के लिए जैसे 1 फैन, 2 गर्ल्स, 15 बॉयज, 20 क्लासेस एटसेट्रा। ठीक है, कि जो भी नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स और टेक्निकली टर्म्ड एज नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट सेट जो है वो है हमारा होल नंबर्स का। अब आप इस चार्ट में ध्यान से देखो कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, का मतलब है कि ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये हम जहां तक अपनी मर्जी तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। 1 2 3 4 तो है ऑब्वियस है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जो जीरो की इन्वेंशन है या जीरो की जो डिस्कवरी है वो नेचुरल नंबर्स यानी कि जो 1 से 9 तक जो डिजिट्स थी उनके बहुत बाद हुई है इनकी डिस्कवरी जीरो की। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स का सेट तो हमारे पास ऑलरेडी बन चुका था, तो अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड सेट था नेचुरल नंबर्स का, जीरो जो नया मेंबर आया हमने उसी में उसे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो नया ग्रुप बना है जिसमें नेचुरल नंबर्स भी है प्लस वो जीरो भी है, तो इन दोनों को मिला के, ये जो दो नए मेंबर्स आए हैं इन दोनों को मिला के हमने नया सेट बनाया जिसे हमने नाम दे दिया होल नंबर्स। क्लियर है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर्स आते हैं। ठीक है, इस सेट में, और होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे, इसमें एडिशन यही है कि इसमें 0 एक्स्ट्रा है। ठीक है, और बाकी जो नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स वाली सेट के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स अब क्या है, क्यों हम इन्हें पढ़ेंगे। इंटीजर्स का मतलब है वो वाला सेट नंबर्स का जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आए और नेगेटिव वैल्यूज भी। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि पॉजिटिव मतलब सपोज आपके पास नंबर है 10। ठीक है, आप उसे सिंपल बोल रहे हो 10, तो आप उसे ये भी बोल सकते हो कि +10, यानी कि इट हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दैट वैल्यू। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स मतलब कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके आगे हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, ये हमने कैसे समझनी है। सपोज आपका क्लास में कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, टीचर ने बोला है कि हर एक सही क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, और अगर आपने क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट किया लेकिन आपका उसका आंसर गलत आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया है लेकिन आंसर उसका गलत है, तो वो उसको आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी वहां पे। नेगेटिव मार्किंग मतलब जितने मार्क्स आपके आने थे उसमें कुछ नंबर्स माइनस होंगे। नेगेटिव ऑब्वियसली मींस माइनस ही होगा कुछ, ठीक है, कि कुछ रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी आपके मार्क्स आने होंगे उसमें से कुछ डिडक्ट होंगे। सपोज आपके मार्क्स आए हैं 25 आउट ऑफ 30। ठीक है, 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं, लेकिन आपने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के पीछे नेगेटिव मार्क कितना आएगा, 0.25। तो ये जो 0.25 है अब वो 2 बार कैलकुलेट होगा। 0.25 + 25 कितना हो गया, 0.50। ठीक है, अब ये जो 0.50 ये वैल्यू आई है ना, नेगेटिव वैल्यू, ये आपके ओवरऑल मार्क्स में से माइनस होगी। ओवरऑल मतलब 25 आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, तो 25 में से ये जो नेगेटिव
0.50 वैल्यू है ना, ये और डिडक्ट होगी। अदरवाइज अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिए होते तो वो सिंपल आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में जाते, लेकिन अब आपने उसे अटेम्प्ट भी किया है, उसके नेगेटिव मार्क्स भी अब इसमें ऐड हुए हैं, तो वो आपकी जो फाइनल वैल्यू है, जो फाइनल आपका रिजल्ट है, उसे भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स मतलब जिनके आगे प्लस लगा होता है और वो ऐड होते हैं किसी भी नंबर में, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू बढ़ा देते हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर है, ये होते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है हमारा फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस क्या है, अब नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए कि ठीक है जी, सारे पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स जिसमें जीरो को भी ऐड कर दिया वो हो गए होल नंबर्स। इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो सारे आ गए। फ्रैक्शन अब क्या है, फ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। फ्रैक्शन, सपोज आपके पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, आपको कोई पूछा है कि आपने ये वाटरमेलन कितना खाया है, तो आप ये बताने की बजाय कि मैंने एक स्लाइस खाया है, 2 या 3, जितना भी आपने खाया, जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैंने आधा खाया है। अब कोई कैसे समझेगा कि आपने आधा कितना खाया है? आधा आप कोई नंबर तो नहीं उसे बता रहे कि मैंने 1 खाया है या 2 खाया है, आप उसे बोल रहे हो आधा। आधे का मीनिंग क्या होता है, तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फ्रैक्शन होती है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रैक्शन होती है P/Q की फॉर्म में, ठीक है। अब फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, जहां P जो है वो होता है न्यूमरेटर, ओके, डिवीजन के साइन के ऊपर ये जो बाय का साइन है, जिसे हम डिवाइडेड बाय भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होता है न्यूमरेटर पार्ट, और जो उसके नीचे वाली वैल्यू होती है यानी कि Q जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर पार्ट। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो रिप्रेजेंट करता है हम जिस भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं उसके टोटल पार्ट्स या उसकी टोटल क्वांटिटी। यानी कि अगर आपके पास 4 टॉफीज हैं, ठीक है, 4 टॉफीज हैं और 2 आपने अपने फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी टॉफीज की, 4, और वो 4 कहाँ पे हम लिखेंगे, इस Q में, ठीक है। जितनी आपके पास है 2 वो हम लिखेंगे इन दी न्यूमरेटर पार्ट जो कि है P। सिमिलरली अब हम वापस चलते हैं अपनी वाटरमेलन वाली एग्जांपल पे। आपने बोला है कि मैंने आधा वाटरमेलन खाया। अब आधे को क्या बोल सकते हैं, आधे को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये आपका वाटरमेलन था, ठीक है, आधा खाया है, आधा मतलब एक लाइन से हमें इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया और ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब आपने ये एक सेगमेंट इसका खाया है, तो आप कैसे बताओगे कि मैंने इतना हिस्सा खाया है। आप क्या करोगे, सिंपल, आपको पता है कि फ्रैक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या करना है, आप बोलोगे कि टोटल उसके 2 हिस्से थे वाटरमेलन के, टोटल 2 पार्ट्स हुए थे वाटरमेलन के, उसमें से मैंने एक हिस्सा खा लिया है, यानी कि 2 जो आएगा वो आएगा डिनोमिनेटर में और जो 1 है वो आएगा न्यूमरेटर में। दैट रिप्रेजेंट्स हाफ, दैट इज 1/2। कि ये जो 1/2 है अब नंबर जिसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने हाफ वाटरमेलन खाया है। सिमिलरली हम और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के इसी तरह फ्रैक्शन में वैल्यूज बता सकते हैं, ठीक है। सपोज पिज्जा पार्टी चल रही है जी आपकी, ओके, पिज्जा आया, उसके 4 स्लाइसेस थे, छोटा पिज्जा मंगाया आपने, ठीक है, उसके 4 स्लाइसेस थे, आपने फटाफट 3 पीसेस खा लिए और आपके फ्रेंड के पास आया सिर्फ 1। अब आपने तो 3 खा लिए और उसके पास आया 1। अब कोई पूछ रहा है कि नहीं जी, हमें ऐसे स्लाइसेस में नहीं इसका आंसर चाहिए कि आपने कितने पीस खाए या उसने कितने खाए, हमें फ्रैक्शन में बता दो कि आपने कितना हिस्सा खा लिया पिज्जे का और आपके फ्रेंड ने कितना खाया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उन्हें बताना है कि टोटल पार्ट्स थे जी 4 टोटल स्लाइसेस थे पिज्जा के, ये मैंने खाए हैं 3, 4 में से 3 मैंने खाए हैं, तो यानी कि मैंने जो स्लाइस पिज्जा खाया उसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 3/4, और बाकी जितने बचे 4 में से अगर 3 मैंने खा लिए, ऑब्वियस है एक ही बचेगा, तो मेरे फ्रेंड के हिस्से कितना आया पिज्जा 1/4, कि 3/4 ऑफ पिज्जा मैंने खाया है और 1/4 जो है वो आपके फ्रेंड ने खाया है। इस तरह आप फ्रैक्शंस में भी जो क्वांटिटी है वो डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम को देखेंगे जिसमें कि अलग अलग सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है, और इन सर्कल्स में अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। अब इन लेटर्स का अलग मीनिंग है और अलग ही उनकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके मीनिंग लिख लेते हैं कि एन
का क्या मतलब है, W का क्या मतलब है और Z का क्या मतलब है। N का मीनिंग है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। N का यहाँ पे मीनिंग है नेचुरल नंबर्स, W का मीनिंग है होल नंबर्स, Z इज फॉर इंटीजर्स, Q इज फॉर रैशनल नंबर, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो अब ये सर्कल इसी ऑर्डर में क्यों है कि सबसे पहले n है यानी कि नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स। तो ये हमने जो अभी डिस्कस किया है ना कि नेचुरल नंबर सबसे पहले, फिर होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, ये उस रीजन के कारण है। तो सबसे पहले आए हमारे पास नेचुरल नंबर्स, जो कि स्टार्ट होंगे 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आए हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब जीरो के साथ हमने नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट मिला दिया, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो यानी कि होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूडेड है और नेचुरल नंबर भी। तो यहाँ पे हम एक चीज स्टेट कर सकते हैं, एक चीज बोल सकते हैं कि होल नंबर्स में जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो कवर होते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल नंबर्स में होल नंबर भी कवर होते हैं। इसके पीछे रीजन है और वो इस डायग्राम के थ्रू क्लियरली आपको पता चल रहा है कि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने अभी डिस्कस किया है कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो और पॉजिटिव नंबर्स तो आगे हमारे होल नंबर्स में से, और नेगेटिव कैसे आगे, उनके आगे नेगेटिव का साइन लगा के, ठीक है। तो इंटीजर्स में जो क्या दो सेट अवेलेबल है या प्रेजेंट है, इंटीजर्स में आते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लास्ट जो है वो है क्यू। क्यू रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अब क्या होते हैं वो हमने अभी डिस्कस करने हैं। तो रैशनल नंबर पे इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। कि रैशनल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का। अब आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि क्यू के बाद एक और सेक्शन है जिसे रिप्रेजेंट किया है आर से। आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और उनका मीनिंग भी है, उनकी सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। कि हम ऐसे कुछ नहीं बोल रहे कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, या जीरो को अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो वो कुछ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम स्टेट कर रहे हैं, जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका मीनिंग है और वो नंबर्स की भी एक्चुअल वैल्यू हम पता करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम क्लियर है आपको कि रैशनल नंबर्स जो हैं उसमें इंटीजर्स आते हैं, और इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर्स आते हैं, और होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आते हैं। आई एम श्योर ये डायग्राम अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से नंबर्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर रैशनल नंबर्स। कि ये हमने वीडियो शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स पढ़ना था, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। दोबारा बोल रही हूं मैं, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो अब आप ये भी बोल सकते हो, गलती से आप ऐसे किसी को बता रहे हो, टीचर को आंसर दे रहे हो कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, वो पूरी तरह गलत होगा। कि नंबर जो ऑलरेडी p by q की फॉर्म में, हम उसे नहीं बोलेंगे रैशनल नंबर। जिसे हम लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में, वो होंगे रैशनल नंबर। प्लस उसकी एक कंडीशन और है कि जो q की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब q इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब q की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। यानी कि p by q तो हमने लिख दिया जी। अब ये जो p है वो मैंने लिख दिया 9। अगर आप लिख दोगे ना कि q इज इक्वल टू जीरो, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। आपने तो बोल दिया कि चलो जी p by q की फॉर्म में लिखना था, तो 9 by 0 इज अ रैशनल नंबर। नहीं, रैशनल नंबर वो कब होगा, जब q की वैल्यू नॉन जीरो होगी। यानी कि q की वैल्यू 1, -1, 11 इस तरीके से कोई वैल्यू होगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल सा एक टेक्निक है, कि सिंपल सी एक बात है कि क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। p बाय क्यू यानी कि p डिवाइड बाय क्यू, हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, या किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या उसका हमारे पास आंसर आता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपने सोचना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, ठीक है। कि ये आंसर आप मुझे दोगे और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, ये टास्क हुआ आपके लिए।
डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है कि अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ 5/6 या मैं लिख दूं -5/6। तो क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स होंगे या इनमें से सिर्फ ये रैशनल नंबर होगा और ये नहीं होगा? तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर करते हैं कि अब p बाई क्यू में जो है ना, q हमें स्पेसिफाई है कि नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन p जो है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है p की वैल्यू। उसकी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे एक तो यहाँ पे गिवन ही है कि -5/6, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, इट मीन्स ये इंटीजर है। ओके, यहाँ मैं लिख दूं 101/5, ये दोनों अब पॉजिटिव है। ठीक है दोनों इंटीजर्स, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन रैशनल नंबर तो बन ही रहा है ना, क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये है सिंपल कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और किस तरह बनते हैं, कि हम कौन कौन से नंबर इनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रैशनल नंबर। अब ये इन्होंने लाइन क्यों बोली है कि सारे नंबर्स जिसमें होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी, उन्हें हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया है कुछ सेकंड पहले, कि जैसे हम लिखते थे 5/6। ठीक है, 5/6, तो 5 क्या है, ये एक नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, प्लस ये पॉजिटिव नंबर भी है, तो होगी तीनों कैटेगरीज कवर। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं -5/6, तो ये जो -5 है ये इंटीजर है। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स भी हम लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं और होल नंबर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है जी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? ओके, नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर मतलब कि हमने ये तो पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हमने पता करना है कि अब इनकी टाइप्स क्या क्या होती है। यहाँ पे लिखा है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर्स मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव हम कब या क्यों बोलते हैं, जब किसी भी नंबर या किसी भी वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन लगाओ, यानी कि माइनस का साइन लगाओ। और पॉजिटिव हम कब बोलते हैं, जब पॉजिटिव साइन लगाओ, या पॉजिटिव साइन हम मोस्टली शो नहीं करते, लेकिन कोई भी नंबर है, सपोज 3/4, अगर उसे मतलब हमने इस तरह लिखा है तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव ही है। नेगेटिव वो कब बनता है, जब हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की बात हो रही है, तो इफ p एंड q बोथ आर पॉजिटिव, अगर p और q जो है दोनों पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नंबर कितना बन गया 3/4, यानी कि फाइनल आंसर जो है 3/4 वो कितना वो किस टाइप का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके एग्जांपल्स हैं कि 7/8 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्यों? क्योंकि दोनों जो है p और q पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, 6/1259 ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट इफ p एंड q बोथ आर नेगेटिव। अब ध्यान से देखना कि फर्स्ट हमने बोला है कि p और q दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए तो भी पॉजिटिव होगा, ये कैसे पॉसिबल है? बताते हैं। p और q अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो दोनों पॉजिटिव कैसे होंगे? लेट अस राइट एन एग्जांपल कि 11/15। ठीक है, अब हम इसे नेगेटिव कर देते हैं, -11 -15। ठीक है, दोनों नंबर्स p और q नेगेटिव नेगेटिव हो गए। अब हमें पता है कि दो साइन जब भी डिवीजन में है और वो सेम साइन है, दो सेम साइन जब भी डिवाइड हो रहे हैं, -11 डिवाइड बाय -15, तो हम माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं, ये तो सिंपल सा ऑपरेशन है। ठीक है, तो आंसर कितना आया 11/15, ये जो माइनस माइनस था वो कैंसिल आउट हो गया और ओवरऑल कितनी आ गई वैल्यू, पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव नेगेटिव अगर दोनों नंबर्स हैं, p और q दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, तो हमारा ओवरऑल जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि -56 ओवर -65, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 56 ओवर 65, जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो क्लियर है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसे बन सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव। ठीक है,
नेक्स्ट, ये तो अभी इजी इजी कंसेप्ट चलते हैं। थर्ड इज इफ एनी ऑफ पी और क्यू इज नेगेटिव। अगर P और Q में से दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है, या तो P हो जाए या Q हो जाए, वो उनकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर, जो ओवरऑल रैशनल नंबर होगा, फाइनल रैशनल नंबर होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव। जिसकी एग्जांपल दी हुई है 98/-5। 98/-5 एक वैल्यू नेगेटिव होगी, इट मींस जो पूरा रैशनल नंबर है वो क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। -1/2, 1/2 तो रैशनल नंबर है, आगे नेगेटिव का साइन लगा है, तो रैशनल नंबर की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव रैशनल नंबर विल बी -1/2। इजी, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जीरो एज रैशनल नंबर। जीरो एज रैशनल नंबर। अब इन्होंने जीरो को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है? वो भी तो एक सिंपल नंबर ही है, उसे एक अलग उन्होंने क्यों इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। जीरो क्या है? नेचुरल नंबर है पहले कि होल नंबर है? ये मेरा क्वेश्चन है। जीरो इज अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे, जीरो बाद में आया, तो हमने उसे किस सेट में डाला था? होल नंबर्स में। यस, तो जीरो जो है वो होल नंबर है, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? इज जीरो रैशनल नंबर? तो हमने इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है? रैशनल नंबर बनाने के लिए हमें फॉर्म चाहिए होती है P/Q। P/Q, P की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 0, और Q की वैल्यू हम क्या लिखेंगे ताकि ये रैशनल नंबर बन जाए? 1। तो हमने 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख दिया, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आंसर तो फिर भी 0 ही आएगा। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है। तो यानी कि अगर हम 0 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख भी दें, रहेगा वो 0 ही। क्लियर है ना? तो बस, तो हम बोल सकते हैं कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज 0/1, ठीक है। ये है, तो ये उन्होंने स्टेटमेंट बोली थी, हमने इसे प्रूफ कर दिया है, हमने इसे समझ लिया है कि हाँ ये उन्होंने क्यों बोला है, और हमने इसका प्रूफ भी दे दिया है। ओके, आई होप इतना लेक्चर आपको क्लियर हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन की। अब हमने सभी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है, उन्हें प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन तो इजी सा कंसेप्ट है, ये हम सभी को क्लियर है, हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन का मीनिंग क्या होता है? लाइन मतलब कोई भी एक लाइन जो इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शंस में एक्सपैंड हो रही है, वो लेफ्ट हैंड साइड भी उतनी ही दूर तक जा रही है और राइट हैंड साइड तक भी, राइट हैंड साइड तक भी, ठीक है। नंबर मतलब उस लाइन पे हमने नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं, ये तो सिंपल है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो अब ये नंबर्स हमने इतने टाइप्स के पढ़ लिए हैं कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, प्लस अभी जो हम कर रहे हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब हमने सभी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम 1/1 एक एक सेट लेंगे और उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल है नंबर लाइन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हमने बहुत बार अब तो पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो उनकी नंबर लाइन जो है वो भी ऑब्वियस है कि 1 से ही स्टार्ट होगी। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये ऑलरेडी एक बनी हुई है लेकिन मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमने क्या लेना है? 1। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपकी क्या डिमांड है। वो आपको हंड्रेड्स तक रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं, 10 तक, 5 तक, 6 तक, जितने भी नंबर्स उन्होंने बोलने हैं हम उस अकॉर्डिंग उस लाइन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज उन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंट 8 ऑन दी नंबर लाइन, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब 8 नंबर रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियस है कि हम उससे थोड़ा तो आगे एक्सपेंड करेंगे लाइन को, 8 पे तो खत्म कर नहीं देंगे। तो हमने क्या करना है? 10 तक ले लिए, 10 तक जो है वो हम हमारे यूनिट्स बना लिए। अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये जो सेपरेशन है ना 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4, यानी कि जो ये जो यूनिट डिस्टेंस होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 का डिस्टेंस है जी इतना और 2 से 3 का इतना, वो बिल्कुल रॉन्ग है। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या था, 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ की, उस पर नंबर्स प्लॉट किए, जहां पे भी 8 आता है वहां पे एक सर्कल बनाओ या कोई भी बॉक्स, कोई भी सिंबल बनाओ, ताकि टीचर को या आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। वहां पे एक नाम दे दो, ए बी सी, कोई भी लेटर, वो रिप्रेजेंट करता है कि यस आपने यहाँ पे 8 जो नंबर को रिप्रेजेंट किया है। इजी कि हम नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स अब क्या होते हैं, इजी। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन वो होते कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर्स। 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है। अब जहां से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स, हमें नंबर लाइन वहीं से स्टार्ट करनी होती है, तो ये नंबर लाइन हम स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट करी। सपोज आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है 11, रिप्रेजेंट 11 ऑन दी होल नंबर लाइन। ओके, अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया आपको कि होल नंबर लाइन पे आपने 0 नंबर 11 नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना ली, होल नंबर्स के लिए है तो 0 से स्टार्ट कर ली, जैसे कि ये। ठीक है, 11 रिप्रेजेंट करना है तो 11 आप कहाँ पे करोगे, यहाँ पे। रिप्रेजेंट करना कैसे है, जिस पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि 11, वहां पे एक डॉट लगा दो और उसे एक नाम दे दो। इजी, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी नंबर आ जाए, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, सेपरेशन डालो, देन पॉइंट प्लॉट कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स सब होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, प्लस 0 भी है। ठीक है, तो ये हमने कैसे बनानी है नंबर लाइन, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। स्टार्टिंग तो वही है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनाइटली एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर्स है वो आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 0 जो है वो इन दोनों के सेंटर में आ रहा है, तो हमने क्या करना है, 0 जो है वो एक मार्क लगा लिया सेंटर पे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो हमने पॉजिटिव नंबर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। 0 के बाद फर्स्ट कौन सा पॉजिटिव नंबर है, 1, ऑब्वियस, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। एरो का मतलब है कि ये लाइन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी अब रिप्रेजेंट करने हैं, तो नेगेटिव नंबर्स जो है वो 0 से कम होते हैं, तो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। इन्हें हम कैसे लिखेंगे, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है -2। नंबर आपको कौन सा प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, -2। तो ये आपने ड्रॉ कर ली लाइन, जहां पे -2 आ रहा है वहां पे एक सर्कल लगाओ या डॉट लगा दो, आपकी मर्जी है, उसे कोई नाम दे दो। मैंने यहाँ पे दे दिया R। तो ये जो पॉइंट R है वो मेरे नेगेटिव नंबर जो कि -2 है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे। इजी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर लाइन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो सिंपल नंबर्स हमने कर दिए रिप्रेजेंट, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये तो कर दिए। अब बात आई है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स होते हैं p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, है ना। तो p/q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमने उन्हें देख के घबराना नहीं है कि इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। ठीक है, रैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में ऑब्वियसली आएगा p/q की फॉर्म में, तो अब फ्रैक्शन है तो इसमें दोनों केसेस हो सकते हैं, ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे शो करवाए हुए हैं, कि एक केस है डिनोमिनेटर बड़ा और दूसरे केस में है न्यूमरेटर बड़ा। ठीक है, p/q की फॉर्म है, न्यूमरेटर भी बड़ा हो सकता है, डिनोमिनेटर भी बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन टाइप। ठीक है, कि वो हमें क्या पूछ रहे हैं, तो हमने दोनों केसेस डिस्कस करने हैं। अब एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर न्यूमरेटर लार्जर होता है डिनोमिनेटर से, तो आपका जो आंसर है वो होल नंबर आता है या डेसिमल में आता है। अगर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आपका जो आंसर है, वैल्यू होती है आपकी फाइनल डिवीजन करके, वो रैशनल नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है या डेसिमल नंबर आता है। यस, वो आता है होल नंबर। होल नंबर मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसे हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, जैसे कि 6 बाय, सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है,
6/2. Here numerator is greater than denominator, तो 2 1 the 2, 2 3 the 6. आई एम श्योर कि ये कटिंग तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आया है 3। अब 3 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 3, जो कि एक सिंपल होल नंबर है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो है वो इनवर्स है, इसके इनवर्स मतलब 2 ऊपर है और 6 नीचे है, 2 ऊपर है और 6 नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। हो गया ना उल्टा केस। पहले हमने किया है कि न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, अब डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस केस में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो आपको आगे के लिए ना बड़ी हेल्पफुल रहेगी, कि आप कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको ऐसी फ्रैक्शन आ जाए कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो आप उसे ना डिवाइड करने की, मतलब डिवाइड तो आप ऑब्वियसली करोगी, लेकिन आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि हमारा आंसर किस रेंज में आएगा। तो कोई भी वैल्यू है, कोई भी, जब मैं बोल रही हूँ ना कोई भी, तो इसका मतलब है कोई भी नंबर जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो लार्जर है और न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है, तो उस वैल्यू का आंसर ये ऑब्वियस है कि वो होगा एक डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर क्यों आएगा, आप इसे जब डिवाइड करोगे आपको डेसिमल लगाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन अब डेसिमल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 0.6, 1.5, 3.9, 5.4 एटसेट्रा एटसेट्रा। डेसिमल नंबर किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन हिंट मेरा आपके लिए यही है कि जो उसकी रेंज होगी ना, रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 1, कि आपका आंसर जो है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, उसके इधर उधर वो नहीं जाएगा। दोबारा बता रही हूँ कि जब भी आप कोई फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी रैशनल नंबर आप सॉल्व कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपका आंसर पहली चीज डेसिमल में होगा, यानी कि वो डेसिमल नंबर होगा, क्लियर है। दूसरी चीज ये है कि वो जो नंबर की रेंज है, उस डेसिमल नंबर की रेंज है, वो 0 और 1 के बीच लाई करेगी। 0 और 1 के बीच लाई करेगी मतलब वैल्यू हो सकती है 0.4, 0.04, 0.013, यानी कि वो 0 से स्टार्ट होगी लेकिन 1 तक ही जाएगी, उसके आगे नहीं एक्सटेंड करेगी, क्लियर है। अब ये जो मैंने चीज आपको बताई है, आप हो सकते हो डाउटफुल कि नहीं ये बोल रहे हैं इसलिए थोड़ी है, ये चीज आप अभी चाहे वीडियो पॉज करो, नोटबुक लो और उस पर 2 सम सॉल्व करके देखो इसी टाइप के, जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। आप खुद जान जाओगे कि ये जो मैंने चीज बोली है कि नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, वो बिल्कुल ट्रू है, क्लियर है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारी नंबर लाइन की तरफ। अब नंबर लाइन फर्स्ट केस है 3/4, कि हमने 3/4 जो रैशनल नंबर है उसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें p/q की फॉर्म तो पता ही है कि q रिप्रेजेंट्स टोटल पार्ट्स और 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कंसिडर्ड पार्ट्स, की हमें कितने पार्ट्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी हमने एक और चीज पता करी है यही कुछ सेकंड पहले, कि जब भी कोई नंबर जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, उसका जो आंसर होता है वो आता है डेसिमल की फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल की फॉर्म में मतलब 0 पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अगर हम इसे सॉल्व करके देखें, ठीक है। और रेंज कितनी होती है 0 और 1 के बीच। अब यहाँ पे हमारी मेन काम की चीज क्या है, हमने वो रेंज पकड़नी है। डेसिमल में आएगा वो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन नंबर लाइन के लिए हमने वो रेंज याद रखनी है कि 0 और 1 के बीच में आ रही है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में रेंज में आ रही है, तो हमने क्या करना है, नंबर लाइन जो ड्रॉ करनी है वो 0 से स्टार्ट करनी है और 1 तक लेके जानी है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 पे हमने वो नंबर लाइन खत्म कर देनी है, क्लियर है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ये अप्रोक्सीमेशन लगाई कि ये फ्रैक्शन किस टाइप की है, फ्रैक्शन किस टाइप की है, डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा है, क्लियर है आपको। 4 इज ग्रेटर देन 3, सो डिनोमिनेटर इज लार्जर, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या चेक किया कि इनका आंसर किस फॉर्म में होगा, डेसिमल में होगा। तो उसके लिए हमें एक नई चीज आज पता चल गई है कि आंसर जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो वो जो 0 और 1 वाली इंफॉर्मेशन है वो हमने इस नंबर लाइन पे अप्लाई करनी है। 0 से नंबर लाइन स्टार्ट करनी है और 1 पे जो है वो खत्म कर देनी है। अब इसके जो आगे नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ईजी है। हमने नंबर देखना है अपना, टोटल पार्ट्स के कितने हैं 4, 4 हिस्से हैं, तो हमने इस पूरी नंबर लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब ये 4 हिस्सों में हम कैसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3,
एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? 1 2 3 4। याद रखने वाली ये भी बात है कि ये जो सेपरेशन है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हिस्सा बहुत छोटा है और ये बहुत ही लार्ज है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपने गलत नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स हो गए 4। हमने रिप्रेजेंट कितने करने थे? आउट ऑफ 4 हमने कितने रिप्रेजेंट करने थे? 3। तो हमने क्या करना है, 0 से 1 तक 1 यूनिट डिस्टेंस लिया, 1 से 2 यहां तक हो गया, 1 मिनट, 0 से 1 आए हम यहां तक। क्लियर है? 1 से 2 आगे यहाँ पे, 2 से आगे 1 यूनिट डिस्टेंस लिया, 3। तो हमने 3 तक ही पहुंचना था। 4 में से हमने 3 पार्ट्स कवर करने थे, तो हम यहां से आए यहां तक। ये हमारा मेन पॉइंट बना जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एज 3/4। क्लियर है कि हमने नंबर लाइन पहले बनाई 0 से 1 तक। उसका रीजन क्या था? क्योंकि ये p/q की फॉर्म यानी कि n इज लेस देन d में है, तो इसकी नंबर लाइन किस रेंज में लाई करेगी? 0 और 1। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। देन हमने एक्चुअल नंबर नोटिस किया कि उसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं। जितने टोटल पार्ट्स हैं उसकी उतने ही पार्ट्स में हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया है। क्लियर? जब हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर दी, देन जितने पार्ट्स के बारे में उन्होंने पूछा है हमने उतने तक वो डिस्टेंस कवर कर लेना है। डिस्टेंस कवर मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस, 2nd यूनिट डिस्टेंस, 3rd यूनिट डिस्टेंस। तो हमने यही उन्होंने पूछा था कि 3/4 कहाँ पे आ गया, तो 3/4 आया है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को दे दो आप नाम m। तो 3/4 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इजीली। क्लियर है ये वाली नंबर लाइन? ओके, तो नेक्स्ट जो नंबर लाइन है, ये जो सेकंड एग्जांपल है वो है इनवर्स केस की। इनवर्स केस की मतलब पहले हमने किया है n इज लेस देन d, अब हमने करना है n इज ग्रेटर देन d, कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर का मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो मोस्टली होल नंबर्स में आता है, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है? 13/2। 13/2। 2 को अगर 13 को अगर 2 से कैंसिल आउट करें तो हमारा आंसर जो है वो होल नंबर में नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। कैसे? ये हम अभी शो करते हैं। या मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा किस तरह? 13 2 2 6 था 12, 3 - 2 1, यहाँ पे आ गया 0। क्लियर है कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया? ये जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको पता ही है कि जहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पहले चेंज किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे? इस तरीके से कि कोशेंट इनटू रिमाइंडर, यहाँ पे लिख दिया, मैं आपको फॉर्मूला भी दे देती हूँ, कोशेंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। क्लियर है कि हमने अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हमारे पास इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के 2 हिस्से आ गए हैं। 2 हिस्से वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज 6 एंड सेकंड इज हाफ। ये 2 हिस्से हैं। 6 नंबर है, 6 इज अ होल नंबर। तो 6 हम कैसे होल नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, अब होल नंबर है 6, तो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां मर्जी तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 8 तक कर दी है। 6 हमने रिप्रेजेंट करना था, तो 6 आएगा यहाँ पे। एक नंबर तो हमने कर दिया, लेकिन अब उसके साथ ही हाफ भी है। इस हाफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब ध्यान से आपने देखना है और ये चीज ध्यान से अपने दिमाग में बिठानी है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक होगा हमारा होल नंबर जिससे हम सिंपल नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर वाली, वो हमने बना दी है यहाँ पे कि ये जो हमारा नंबर है वो यहाँ पे कहीं पे होगा कि 6 है। ठीक है, लेकिन अब ये जो हाफ आया है साथ में, उसे हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? अब अगर हम इस हाफ को देखें तो हाफ कौन सी फॉर्म में है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि इसका आंसर डेसिमल में आएगा। ये हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, डेसिमल में आएगा और रेंज कितनी होगी? फ्रॉम 0 to 1, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस होगा। तो हाफ को हम और कैसे लिख सकते हैं? 0.5, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा। 0.5 ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में ही आता है। तो हमने 6 में 0.5 और ऐड करने हैं। किस तरह? यहाँ पे मैं करके आपको बता रही हूँ। 6 + 0.5
गिव्स अस 6.5, तो हमारे पास फाइनल नंबर जो है वो आया 6.5। 6.5 मतलब 6.5, ठीक है। तो 6.5 मतलब 6 के बाद का पॉइंट कौन सा है, 7, उन दोनों का हाफ कितना हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये है हमारा नंबर 6.5 लाई करेगा, 6.5। और अगर हम एक्चुअल नंबर लिखे जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो था 13/2, तो ये जो नंबर है वो 6 और 7 के सेंटर में लाई करेगा। आई होप ये जो हमने सेकंड टाइप की है वो आपको अच्छे से क्लियर है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेकंड टाइप में क्या था कि न्यूमरेटर बड़ा था, तो न्यूमरेटर जहां पे बड़ा हो रैशनल नंबर पे, वहां पे हमने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ऑब्वियस है कि न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होता है, तो सबसे पहले हमने उसे चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने चेंज कैसे करते हैं, इजी सा काम है, उसे डिवाइड करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कोशेंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, उसे अरेंज कर दिया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है। होल नंबर्स के लिए सिंपल नंबर लाइन बना दो जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो रेंज सेट कर लो कि अगर 6 है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 6 था, तो हमने 6 के आसपास वो पॉइंट देखना है कि आंसर हमारा कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 6 के साथ हाफ भी था, हाफ को अगर हम डेसिमल में लिखे, क्यों डेसिमल में लिखना है, क्योंकि फर्स्ट जो एग्जाम्पल थी न्यूमरेटर इज ग्रेटर लेस देन डिनोमिनेटर, वहां से हमने यही सीखा था कि अगर इस फॉर्म में है तो आंसर आएगा डेसिमल की फॉर्म में, तो आंसर आया 0.5। अब 6 और 0.5 को प्लस किया तो हमारे पास टोटल नंबर बन गया 6.5। इस 6.5 ऑब्वियस है कि 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया है 6.5, ठीक है। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है कि यहाँ पे वो लाई कर रहा है। 6.5 को हम और क्या लिख सकते हैं, 13/2। अब आप बोलोगे कि जी हमने लिखा तो 13/2 था, ये 6.5 कैसे आ गया। आप इसकी डिवीजन करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 1 रिमाइंडर 1 है तो डेसिमल लगाया 0, 2 5 10, दोनों नंबर सेम है, हो गया। इतना इजी है रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आई होप ये जो हमने अभी दो मेथड्स, दो अलग अलग टाइप्स किए हैं नंबर लाइंस पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की, आप लोगों को क्लियर हो गई है अच्छे से, और अभी आप कभी भूलने नहीं वाले, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथ में, कंफ्यूज नहीं, ये ऑपरेशन मेडिकल वाला नहीं है, ये ऑपरेशन है कि जो हम बेसिक काम करते हैं नंबर्स के साथ। अब काम कौन से, नंबर्स को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। हमने सभी तरह के नंबर्स को किस तरह उन पे अलग अलग ऑपरेटर्स लगाते हैं। ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर्स मैथ के कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये चार बेसिक ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिक्स के। ये हमने सिंपल मैथ करना है तो ये उस बेसिक मैथ में ही आते हैं, ठीक है। तो ये तो अब आपको पता ही है कि जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस है कि उनकी वैल्यू बढ़ के ही आती है, कम तो होके नहीं आती। ऐसा ही है कि अगर 4 × 5 कर रहे हैं, 4 × 5 कर रहे हैं तो 20 ही होगा, 9 तो आने नहीं वाला, ठीक है। ये है जो जो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से चार बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकेंड इज subtraction, addition is denoted by positive sign that is plus, subtraction is denoted by negative, multiplication is denoted by this cross sign और dot। मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिवीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द साइन ऑफ दिस, और एक मिनट, और बाय, फॉर एग्जाम्पल p बाय q, p डिवाइडेड बाय q, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, ये तो सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे थे इसका। नेक्स्ट है एडिंग रैशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ लिया हमने, समझ भी आ गया अच्छे से, ठीक है। अब हमने उनपे ऑपरेटर्स अप्लाई करने हैं। ऑपरेटर्स मतलब यही जो हमने अभी डिस्कस किए हैं लास्ट स्लाइड में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कि अब हमने उन नंबर्स को आगे सॉल्व करना है, उनपे कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन कौन सी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। ये ऑपरेटर्स अब कैसे अप्लाई होने हैं, इन्हें हम 1 by 1 पढ़ेंगे। ये जो स्लाइड्स हैं अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की, ये हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, तो हमने इन्हें बस इजीली रिवाइज करना है कि हम कैसे करते थे,
ठीक है, ये काम हम पहले कर चुके हैं, ऑपरेटर्स जो है रैशनल नंबर पे अप्लाई कर चुके हैं, वो हमने सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करने हैं अब। ठीक है, तो फर्स्ट है एडिंग रैशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर्स। कॉमन डिनोमिनेटर्स मतलब इसकी हम कैसे एग्जांपल लेंगे, अभी हम करते हैं। रैशनल नंबर कौन से होंगे, मान लो 3/2, अब उन्होंने बोला है विद द कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर मतलब सेम, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4/2। ठीक है, हो गए कॉमन डिनोमिनेटर, दो इसमें भी दो है इसमें भी दो है, कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा मैंने, 2 और 2, यहाँ पे मैंने एक बार ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, तो हम सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर कॉमन लिखा और ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, तो 3 + 4 विल बी 7 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इजी, कि जो जब भी दो रैशनल नंबर्स के साथ कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम उन्हें इस तरह ऐड करते हैं। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि फर्स्ट पिक्चर में जो है 5 पोर्शन थे, उसमें से 2 कलर थे, तो उसकी रेशियो आ गई, फ्रैक्शन आ गई 2/5। सेकंड में थे 4/5, ये आ गया। अब इन दोनों में जो डिनोमिनेटर्स है वो कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन थे तो हमने उन्हें इकट्ठा कर दिया, यानी कि ओवरऑल लिख दिया 5। दोनों के कलर्ड रीजन कितने थे, 2 + 4 6, तो 6/5। आंसर आपका 6/5 भी सही होगा, और ये जो उन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया है ये भी सही होगा। ठीक है, आप आंसर यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हो 6/5 पे। अगर किसी ने मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना है या उसमें कोई और फॉर्म में अपने रिप्रेजेंट करना है, तो आप वहां तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, अदरवाइज आपका 6/5 भी आंसर सही माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट होगी, अब हमने कॉमन डिनोमिनेटर्स का तो कर लिया, अब हम करेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ एडिशन। ठीक है, एडिंग रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स मतलब जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल लेनी है, 3/2 + 1/3। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनके जो ऑब्वियस है कि p/q की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, लेकिन जो मेन डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, सबसे पहले हमने जो इनके अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं उनको कॉमन करना है। अब कॉमन कैसे करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। ध्यान से, जब भी हमारे पास दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है, वो कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, इवन, प्राइम, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उन्हें करना होता है, कॉमन करना होता है, और वो जो कॉमन हम लिख रहे हैं ना नंबर, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव लेना है हमने। ठीक है, तो ये कॉमन अब डिनोमिनेटर कैसे निकालना है, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग आप बता सकते हो कि क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दो या दो से ज्यादा चीजों में सेम चीज है। जैसे कि 2 और 3 के टेबल में क्या कॉमन होता है, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है। ठीक है, मल्टीपल मतलब कोई हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 को हमने एक बार ही मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 3, दूसरी बार किया 2 से आया 6, देन 3 से किया 9 आया। ठीक है, तो ये जो 3, 6, 9 एक्सटेंडिंग टू 12, 15, 18, ये जो फाइनल आंसर है ना, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स मतलब एक हमारे पास वैल्यू है, उसे हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो उसके आंसर आएंगे उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो एलसीएम हमने क्यों लेना है, इन दोनों के बीच, ये जो 2 और 3 नंबर है, इन दोनों के बीच हमने एक कॉमन चीज ढूंढनी है। तो 2 और 3 का एलसीएम हम कैसे लेंगे, एलसीएम तो हमें सबको पता ही है कि हम कैसे निकालते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। तो 2 के टेबल पे 2 कहाँ पे आता है, 1 पे, 3 नहीं आता तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे, देन 3 के टेबल पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 1 1 बच गया है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हुआ, 2 × 3 = 6। एलसीएम आया हमारे पास 6, एलसीएम = 6। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, अब हमने करना क्या है, 2 और 3 की जगह यहाँ पे 6 लिख दिया। ओके, तो चेक करना है कि 2 के टेबल पे 6 कैसे आता है या कहाँ पे आता है। 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। तो जिस नंबर पे वो एलसीएम आता है ना हमें, हमारे
तो उसी नंबर के साथ हमने उस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। तो यानी कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, इसे हमने न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 फिर कितना बन गया, 9। नेक्स्ट साइन कौन सा है, प्लस का। सिमिलरली हमने सेकंड रैशनल नंबर के लिए भी वैसे ही चेक करना है कि 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 2 पे, और फिर उसी 2 से 1 को भी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 1 2, ये हमारे पास आ गया 9 प्लस 2 बाई 6। 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 होल अपॉन 6। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। क्लियर है? डिफरेंट कैसे है दोनों? अगर तो डिनोमिनेटर पहले ही कॉमन है तो बस कि दोनों सेम है तो उन्हें कॉमन लिया और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए तो उन्हें कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन कैसे करना है, बाय टेकिंग एलसीएम, और एलसीएम के आगे हमें कैसे सॉल्व करना है वो आप लोगों को अभी मैंने दिखाया और आपको पता भी है, ठीक है। ये हमने कर दिया एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, एक ऑपरेशन तो हमने डिस्कस कर लिया कि एडिशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स की। अब नेक्स्ट ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन का इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, कि एडिशन में हम चीजों को जोड़ते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम उन्हें घटाते हैं, एक दूसरे में से कम करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन हमने कैसे डिस्कस करनी है ये तो आपको पता ही है, जो मैं अभी बोला है कि सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो होगा क्या, यहाँ पे भी सेम वही दोनों केसेस होंगे कि या तो डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे या डिनोमिनेटर्स अनइक्वल होंगे। अगर तो इक्वल है तो हमने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। डिनोमिनेटर 8 8 यहाँ पे कॉमन किया और न्यूमरेटर्स को माइनस कर दिया, दैट इज 7 माइनस 4 3। इजी। नेक्स्ट केस जो होता है वो होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर्स इनके कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट किया है। ऐसा हमने एडिशन में भी किया था, और एडिशन में हमने ये भी किया था कि अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हमारे पास आ जाए तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे। सेम एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे भी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे रैशनल नंबर के, पर अब हमने उनमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। तो ये हम विद एन एग्जांपल समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो लेट वन रैशनल नंबर बी 1/2 एंड अनदर बी 1/3, कि ये हो गए हमारे पास दो रैशनल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को अब हमने कैसे माइनस करना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यानी कि एक का 2 है दूसरे का 3 है, दिख ही रहा है हमें, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स जो है हमें कॉमन करने हैं बाय टेकिंग एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। ये हमने अभी फाइंड आउट किया था, दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। तो 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6। एलसीएम आ गया 6। अब 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, यानी कि 2 इंटू 3 विल बी 6। और इसी 3 से हमने करना है न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई। ओके, 3 इंटू 1 करेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। माइनस 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया 2। 3 माइनस 2 विल बी 1 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम, दैट इज 6। ये आ गया हमारा आंसर। कि कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम और उसके बाद कैलकुलेशन करके हमने आंसर निकाल देना है, ठीक है। ये थी सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। क्लियर है यहां तक आपको? ओके। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लाई मतलब जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, 4 इंटू 5, हाफ इंटू 2, -5 इंटू -6, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। -5 इंटू -6 विल बी -30। यस। तो अब हमारे पास होल नंबर्स नहीं है, ना ही इंटीजर्स है, हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स हमने कैसे मल्टीप्लाई करने हैं, हमारे पास ये रूल होता है कि रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये हम इस एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि ये हम कैसे बोल रहे हैं। लेट 3/4 be one rational number and 4/7 be the second rational number, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियस है कि बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का ही होगा। तो फॉर्मूला क्या है कि न्यूमरेटर्स की अलग मल्टीप्लिकेशन होगी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जो दो न्यूमरेटर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर्स को इकट्ठे कर दो, ठीक है। तो 3 इंटू 4 बाय 5 इंटू 7, 3 इंटू 4 रिजल्ट्स टू 5 और 5 इंटू 7 क्या होता है, 35, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर 12/35। ओके। नेक्स्ट है डिवीजन इन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डिवीजन कैसे होती है।
सिंपल डिवीजन तो हमें आती है, 6 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय 50, 100 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये तो हम करते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये जो बाय के बाद नंबर आएगा ना, या जो बाय के बाद ऊपर नंबर है पी और क्यू, ये दोनों ही फ्रैक्शंस में है, दोनों ही रैशनल नंबर है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो अब हमने इन्हें कैसे सॉल्व करना है? लेट a इज इक्वल टू 3/6 एंड b इज इक्वल टू 8/12। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं अलग अलग, ठीक है, एक है 3/6, b है 8/12। इनकी डिवीजन करनी है, तो डिवीजन कैसे होती है? 3/6 डिवाइडेड बाय 8/12, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल है कि डिवीजन हमने कैसे करनी है, जो फर्स्ट रैशनल नंबर है दैट इज 3/6, जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसे हमने एज इट इज लिख देना है, जैसे कि वो है ही। डिवीजन का साइन जो है वो चेंज होगा मल्टीप्लीकेशन में, प्लस जो सेकंड रैशनल नंबर है उसका हमने लिखना है इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? यस, इनवर्स का मीनिंग होता है उल्टा करना, रेसिप्रोकल करना, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। 3/6 डिवाइडेड बाय, जो साइन था वो चेंज हो गया है मल्टीप्लीकेशन में, 8/12 जो था वो अब लिख देंगे हम 12/18, ठीक है। जो 8/12 था ना पहले, उसे हमने लिख दिया है 12/8। ये अब आपको क्लियरली शो हो रहा है ना कि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, 8 नीचे आ गया और 12 जो है वो ऊपर चले गया। अब ये तो हमने सम अभी सॉल्व किया है कि 3 इंटू 12 कितना होता है, मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, 3 इंटू 12 कितना होता है 36, 8 6 था 48, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे आगे रिड्यूस करना है आप तो वो भी कर सकते हो, यानी कि 6 6 था 36, 6 8 था 48, देन 2 3 था 6, 2 4 था 8, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 3/4। क्लियर है कि डिवीजन हमने कैसे करनी है, दो रैशनल नंबर्स हमें ऑब्वियस है कि दो ही गिवन होंगे, ठीक है। फर्स्ट को एज इट इज लिख देना है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है, और जो सेकंड रैशनल नंबर होगा उसमें हमने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल या उसका इनवर्स कर देना है। इजी। तो इस तरह हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ऑपरेटर्स हैं, बेसिक ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये रैशनल नंबर्स में हम यूज कर सकते हैं और ये पूरी तरह एप्लीकेबल भी है। ऐसा नहीं है कि रैशनल नंबर्स में हम ये वाला ऑपरेटर यूज ही नहीं कर सकते, नहीं, हम चारों ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब है तो ये भी रैशनल नंबर्स, लेकिन ये मैंने आगे एक अलग ही वर्ड लगा दिए, इक्विवेलेंट। व्हाट डज इक्विवेलेंट मीन, पता है आप लोगों को? कुछ को तो पता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो आज हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर्स के साथ सेम ही होते हैं या कुछ अलग होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये हमने अब डिस्कस करना है इस स्लाइड में। इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? वर्ड इक्वल से। इक्विवेलेंट जो वर्ड है ना वो किससे बना है? इक्वल से। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर या सेम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक में इस जो कैटेगरी है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स तो आएंगे और वो होंगे भी सेम, लेकिन उनकी जो वैल्यूज जो हमें दिखेंगी ना वो डिफरेंट होंगी टोटली, यानी कि होंगे वो पी बाई क्यू की ही फॉर्म में, होंगे वो पी बाई क्यू की ही फॉर्म में, और उनका जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, वो सेम होगी। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब जो हमने अभी कटिंग करके फाइनल आंसर निकाला ना उसे हम रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो वो सेम होगा लेकिन उनकी फॉर्म्स जो होंगी वो अलग होंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहली एग्जांपल लिखी है 2/3, क्लियर है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है 2/3, सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी है 8/12। अब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 2 और 8 इक्वल कैसे हो गए? हो ही नहीं सकता, 2 2 है और 8 8 ही होता है, ठीक है। 2 छोटा है 8 बड़ा है, कैसे इक्वल हो गए? और 3 है, यहाँ पे 12 है, अब ये कैसे इक्वल है? अब ये मैं इक्वल आप ही के सामने अभी करके दिखाऊंगी। इक्वल कैसे होंगे? अगर हम इन्हें रिड्यूस कर दें, इनकी कटिंग करें, इन्हें और सॉल्व करें। हमें पता है कि 8 और 12 इकट्ठे किस टेबल पे आते हैं? 2 के टेबल पे भी आते हैं, 4 के टेबल पे भी आते हैं, तो हम किसी भी टेबल से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ 4 के टेबल से, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12,
तो इसकी सिंपलर फॉर्म कौन सी होगी, 2/3। तो अब होगी ना ये सेम। मैंने ये तो लिखा ही था कि इसकी वैल्यू 2/3 है, लेकिन मैंने 8/12 को भी 2/3 कर दिया है, हो गए सेम ये। यानी कि फ्रैक्शन की जो फॉर्म थी, उसकी जो इनिशियल फॉर्म थी वो डिफरेंट थी चाहे, लेकिन अगर उसे हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो उसकी वैल्यू 2/3 है। ठीक है, तो इससे हम ये पॉइंट बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कैन बी डिफरेंट इन फॉर्म बट दे विल हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी यही है कि रैशनल नंबर्स दैट कंटेन द एग्जैक्ट सेम वैल्यू, वैल्यू उनकी सेम होगी, हाउएवर जबकि कैन बी रिप्रेजेंटेड और पोर्ट्रेड इन वेरियस फॉर्म्स, हम उन्हें अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज में, लेकिन उनका जो फाइनल आंसर होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, वो क्या होगी, सेम। क्लियर है? एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 30/45, 70/105। 30/45 ये बोल रहे हैं कि ये दोनों भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। कैसे है इक्वल? मुझे 15 के टेबल पे दिख रहा है कि 15 के टेबल पे 30 भी आता है 2 पे और 45 भी आता है 3 पे। इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। अब 70/105 वो बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो अब हम उन्हें बताएंगे कि कैसे हैं। तो 2 के टेबल पे 70 35 पे जाएगा नहीं, ऑब्वियस, नीचे ऑड नंबर है, नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 70/105 को, ऊपर तो इवन है लेकिन नीचे ऑड था, तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाना था, तो हम इसे सीधा कर सकते हैं 35 के टेबल पे। 35 2 70, 35 3 105, इजी। इसका भी आंसर आ गया 2/3। अब ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म 2/3 है और ये भी 2/3 है, लोएस्ट फॉर्म इनकी इक्वल है, इट मींस ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। होगी डेफिनेशन भी एकदम क्लैरिफाई कि जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअल में है भी ऐसा, वो सिर्फ बोल नहीं रहे, प्रूव भी कर रहे हैं कि कोई भी रैशनल नंबर्स, कोई 2 या 3 रैशनल नंबर्स जिनकी लोएस्ट फॉर्म इक्वल होती है लेकिन वो अलग अलग वैल्यूज में रिप्रेजेंट हुए होते हैं या प्रेजेंट किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब ये जो हमने डिस्कस किया है वो है कि हम पता कर रहे हैं कि क्या ये दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट हैं या नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि आपको कोई रैशनल नंबर दिया है, p/q की फॉर्म में दिया है, वो बोल रहे हैं कि इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ आगे। आपको दिए नहीं है उन्होंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की, चेक करो कि क्या ये हैं या नहीं, वो बोल रहे हैं कि आपने बनाने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमने हर क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर होना है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं हो कि इजी है लेकिन हमने छोड़ दी। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो क्लियर है ना आपको कि क्या होते हैं? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू राइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर p/q, कि हम कैसे एक रैशनल नंबर जो कि हमें दिया हुआ है p/q, उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर खुद बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, हम सिर्फ चेक नहीं कर सकते, हम बना भी सकते हैं हम इतने केपेबल। ठीक है, तो बनाने कैसे हैं? p/q हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हमें उन्होंने दिया ही हुआ है ऑलरेडी। तो इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमने कैसे बनाने हैं देखते हैं। हमने p/q को, जो भी हमारा गिवन रैशनल नंबर है, उसे एक नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने अब वर्ड क्या बोला है, ध्यान से सुनो, नॉन जीरो इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए प्लस वो नॉन जीरो भी होना चाहिए। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों वैल्यूज ले सकते हो, जैसे कि आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और 3 से -2 से भी, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप p/q को 0 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो पूरी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, फायदा क्या है जब कुछ बना ही नहीं है, वो तो आपने सम ही खत्म कर दिया 0 करके। ठीक है, वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, नॉन जीरो मतलब 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय m, जनरलाइज्ड फॉर्मूला m। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन करनी है वो न्यूमरेटर में भी करनी है और डिनोमिनेटर में भी करनी है, क्योंकि हमने पूरी रैशनल नंबर को, पूरे फ्रैक्शन को चेंज करना है, ना कि सिर्फ उसके एक पोर्शन को कि जी हम न्यूमरेटर का इक्विवेलेंट बता रहे हैं। नो, पूरे रैशनल नंबर का आपने इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में करोगे तो वो रॉन्ग है, ऐसी गलती नहीं करनी, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर विल बी p इंटू एम और q इंटू एम। ये फॉर्मूला दिया भी हुआ था और हमने इसे लिख भी दिया दोबारा समझने के लिए, ठीक है। तो ये होगा हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर 1/3, ठीक है। ये हमारे पास रैशनल नंबर है 1/3। वो बोल रहे हैं कि इसके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें बताओ। 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताने हैं, यानी कि हमें 3 और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से। क्यों, क्योंकि 0 तो हमने लेना ही नहीं है, वो तो उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर चाहिए। तो 0 तो नहीं लेना है, तो उसके आगे कौन सा नंबर आता है, 1। तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो सेम नंबर आ जाएगा। 1/3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो फिर हम उसे दोबारा क्यों बना रहे हैं। तो हमने 1 नहीं लेना, ठीक है, 1 हमने नहीं लेना, क्लियर है। 1 हमने नहीं लेना, हम स्टार्ट करते हैं सीधा 2 से। लग गया पता कि हमने 1 भी क्यों नहीं लेना और 0 भी क्यों नहीं लेना, क्योंकि 1 से हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है, वही जिससे हमने स्टार्ट किया है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 से। 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 1, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है कि न्यूमरेटर्स को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर्स को इकट्ठे। 2 इंटू 1 विल बी 2, 3 इंटू 2 विल बी 6, ठीक है। ये होगी इसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये मैंने बोल दिया कि जी ये इसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। आप कैसे मानोगे, आप कैसे कन्विंस हुए कि यही इसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कैसे, जब मैं आपको बताऊंगी ना कि अगर हम इसे रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू बनेगी, तब आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ ये सही है। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, आ गया सेम आंसर। कि फॉर्म उनकी चेंज है, यहाँ पे 1/3 था लेकिन हमें आंसर कितना मिला है, 2/6। लेकिन उनकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, सिंपलर फॉर्म है, वो दोनों क्या है, सेम। इट मीन्स यही है जो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है 3 हमने निकालनी है, तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हमें पॉजिटिव भी चाहिए या नेगेटिव। तो हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा मैं कर रही हूँ -2 से मल्टीप्लाई। 1/3 इंटू -2 इंटू -2, -2 इंटू 1 विल बी -2, 3 इंटू -2 विल बी -6। अब आप बोलोगे कि नंबर तो हमने पॉजिटिव लिया था, आंसर आ रहा है हमारा नेगेटिव, ये दोनों इक्वल कैसे हो गए हैं। तो याद करो, हमने स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब भी कोई रैशनल नंबर है उसमें p और q दोनों नेगेटिव है, तो फाइनल वैल्यू जो होती है रैशनल नंबर की, वो किस फॉर्म में आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद करो जरा जल्दी, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जो है वो डिवीजन में है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर, दैट इज 2/6। क्लियर है। तो इस तरह हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि क्या दो रैशनल नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। आई होप कि ये जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। क्यों क्लियर करना है हमें ये कंसेप्ट, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि चलो जी ये फ्रैक्शंस लिख दिया हमने या ये रैशनल नंबर हमने लिख दिए, पूछ लिया जाए कि ये इक्वल है या कंपैरिजन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बताओ तो दोगे कि हाँ जी ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, ठीक है। तो अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है वो क्या है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमें दो रैशनल नंबर दिए होंगे, ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर हो सकते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्होंने हमसे पूछना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच कितने और नंबर लाई करते हैं या इन दोनों के बीच कितने और नंबर्स आते हैं, ठीक है। वो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 10 20 जितने बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमने पता कैसे करने हैं, सिंपल नंबर्स के तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 2 और 10 के बीच कितने नंबर्स आते हैं वो आप माइनस करके पता कर सकते हो या काउंट करके पता कर सकते हो कि जैसे 2 यहाँ पे 2 हमारा स्टार्टिंग है पॉइंट और 10 जो है वो हमारा फाइनल है। 2 और 10 इसके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। इजीली काउंट भी किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल कहाँ पे आती है, जब आपके पास नंबर की फॉर्म ही डिफरेंट हो जाती है जो आपने कभी देखी नहीं है। रैशनल नंबर अब
सिंपल नंबर नहीं है नेचुरल नंबर की तरह, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो अब आप न्यूमरेटर देखोगे कि डिनोमिनेटर देखोगे, कि मैं किसे मानूं, कि मैंने 2 से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि नंबर है आपके पास 2/3 और है 4/5, ठीक है। 2/3 4/5 ये आपके पास दो अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं। वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच कितने नंबर्स लाई करते हैं। हो गए कंफ्यूज, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने करना क्या है। पहले ही बार देखने में किसी को नहीं पता चलता कि हमने करना क्या है। क्यों? क्योंकि कुछ भी इनमें सेम है ही नहीं, ना कॉमन है, कैसे पता कर दे हम, ठीक है। तो हम फिर करते क्या है कि ये जो इनके डिनोमिनेटर्स होते हैं, टोटल पार्ट्स जो इनके होते हैं, टोटल पार्ट्स में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो टोटल पार्ट्स को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या टोटल क्वांटिटी को ही। तो हमने करना क्या होता है कि ये जो इनके चेक करना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं। अगर तो सेम है तो हम इजीली बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2/10 और 9/10। एक एग्जांपल ये होगी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की, इक्वल डिनोमिनेटर्स की हमें कैसे पता कर सकते हैं इजीली, वो ये करते हैं कि 2/10 और 9/10 के बीच में हमने बताने हैं कितने नंबर्स हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है, एक चीज तो सेम होगी, यानी कि हमने दूसरी चीज को चेक करना है। अब स्टार्ट हो रहा है 2 से और खत्म हो रहा है 9 पे। 2 और 9 के बीच कितने नंबर्स आते हैं? 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर्स हैं, ठीक है। तो लिख दिया हमने 3 4 5 6 7 8। अब ये रैशनल नंबर्स है और इनका डिनोमिनेटर कितना है? 10। तो नीचे डिनोमिनेटर भी अब इनके लिख दो कि 3/10 4/10 5/10 6/10 अप टू 8/10, ठीक है। तो 2/10 और 9 और 10 के बीच ये 6 जो है रैशनल नंबर वो एग्जिस्ट करते हैं। इजी है। ये कब इजी है? जब डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है, तब हमें पता है कि हमने किस वैल्यू को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब चेक करना है कि हम कहां से कहां तक चेक करेंगे कि 2 से 9 के बीच है या 10 से 10 के बीच। अब 10 तो दोनों में कॉमन है, तो वो हमने एक साइड करके दूसरे जो पैरामीटर्स है, न्यूमरेटर है, वहां पे चेक करने हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी कॉमन ना हो मतलब जैसे हमारी ये एग्जांपल है 2/3 और 4/5 वाली। 2/3 एंड 4/5, यहाँ पे कुछ भी अब कॉमन नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि ये जी दो रैशनल नंबर्स हैं, अब इनके बीच नंबर्स पता करो और कितने लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम करने हैं। डिनोमिनेटर्स जो है वो हमने सेम करने हैं। वो हम कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम? बाय टेकिंग एलसीएम। अब एलसीएम इनका कितना होगा? हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2/3 और 4/5 थे हमारे नंबर। 2/3 और 4/5 जो थे वो हमारे थे दो रैशनल नंबर। वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच कितने और रैशनल नंबर जो है वो लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है टेक एलसीएम। अब एलसीएम लेने की भी कंडीशन है इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल या इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, ठीक है। एलसीएम हमने कब लेना है? जब डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम ना हो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी इजियर मेथड है एलसीएम निकालने का। अदरवाइज हम वही मेथड यूज करेंगे जो हम यूजुअली करते हैं। 3 1 3, 5 पे कुछ नहीं है तो 5 एज इट इज, देन 5 1 5, रिमाइंडर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट, देन एलसीएम कितना आ गया? 3 into 5 इक्वल्स टू 15, यानी कि 15 हमारा जो है वो एलसीएम आ गया है। अब हमने करना क्या है? जैसे हम एलसीएम में करते हैं 2/3 देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर 3 है उससे हम 15 कैसे बना सकते हैं। ऑब्वियस है कि 3 into 5 करके 3 5 15। तो जब हमने डिनोमिनेटर में 5 लिखा है तो वही हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 into 2 विल बी 10। क्लियर है? ये तो हम एलसीएम करते ही है सॉल्व, ये तो इजी है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। ये तो हम इजीली पता कर सकते हैं। सिमिलरली हम 4/5 के साथ भी एलसीएम को कंपेयर कर लेंगे। डिनोमिनेटर था 5 और एलसीएम कितना है? 15। तो 5 के टेबल पे 15 कितने पे आता है? 3 पे। 5 3 15, देन 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, तो 4 3 12। ओके, तो अब हमारे पास नंबर कितने आए हैं? जो फाइनल अब फ्रैक्शंस बनी है 2/3 की वैल्यू आ गई 10/15 और 4/5 की वैल्यू कितनी आ गई? 12/15।
15। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जी हमने लिया तो 2/3 था, ये बन गया 10/15 और 4/5 चेंज हो गया 12/15। लेकिन अगर आप इन्हें रिड्यूस करके देखो, जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में करते थे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में करते थे स्पेसिफिकली, इनकी जो लोएस्ट फॉर्म होगी ना वो सेम ही है। अब 2/3 को हमने चेंज किया 10/15। अगर मैं 10/15 को रिड्यूस करके आपको दिखाऊं तो आपका ये जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। 5 to the 10, 5 3 the 15, आ गया सेम 2/3, है ना। तो यानी कि ये फ्रैक्शन सेम ही है, लेकिन हमने उसका इक्विवेलेंट निकाला है। क्यों निकाला है? एक गैप बनाने के लिए। गैप बनाने के लिए क्यों? जब गैप होगा तभी हमें पता चलेगा ना कि हाँ इसके बीच में कुछ तो है। अब यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं? नंबर। तो उस गैप में ऑब्वियसली वो नंबर ही होंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं कि 4/5 12/15 कैसे बन गया। 3 4 the 12, 3 5 the 15, इजी। 4/5 हो गया क्लियर। अब हमारे पास नंबर्स कितने आए हैं? 10/15 और 12/15। हमने क्या पता करना था? इनके बीच में नंबर। तो 15 और 15 तो सेम है, हम चेक किसे करेंगे? 10 और 12 को। 10 और 12 के बीच में कौन कौन सा नंबर लाई करता है? 10 11 12, यानी कि दोनों के बीच में एक ही नंबर लाई करता है जो है 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसे मैं रेड से लिख रही हूँ, आपको इजीली पता चलेगा। तो 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर लाई करता है? 11/15। ये हमने कैसे पता किया है? अगर तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हम एक बार पूरा मेथड समझ लेते हैं। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या करना है? सिंपल न्यूमरेटर्स को चेक करना है कि वो कौन कौन से हैं। जैसे पहले एग्जांपल में किया था 2 और 9। 2 और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स आए वो हमने लिख दिया और उनके नीचे वही डिनोमिनेटर लिख दिया जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। क्लियर है? सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड मेथड जो है, उसमें क्या है? रैशनल नंबर टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 3 है एक तरफ और दूसरी तरफ 5 है। आपको क्या पता कि टोटल जो पार्ट्स हैं वो 3 है कि एक्चुअल 5 है? तो हमने क्या किया? उन दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढा बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिया, हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ गया जो कि है 15। ठीक है, अब ये जो 15 है इसके बाद हमने एलसीएम वाला मेथड यूज किया कि डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करते हैं। तो 3 को 15 कैसे कर सकते हैं? 5 से। ये एलसीएम लेके हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई है 10/15 और 12/15, ये हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब 10 और 12 जो है वो अलग है और 15 जो है वो सेम है, यानी कि कॉमन है। तो 15 को हमने साइड पे रख दिया। 10 और 12 को एनालाइज किया कि 10 और 12 के बीच कौन से नंबर लाई करते हैं। 10 और 12 के बीच सिंपल सा है कि एक ही नंबर लाई करता है, 10 11 12। दोनों के बीच में क्या आया? 11। तो हमारा आंसर कितना होगा? 11। डिनोमिनेटर क्या था? 15, तो वो हमने लिख दिया। इजी है। तो इस तरह हम किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच कितने रैशनल नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था एक मेथड। ओके, ये था एक मेथड। अब दूसरा मेथड जो है वो सबसे इजी है। हमने टफ वाला पहले कर लिया, लेकिन ये भी इजी है अगर आपको समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड मेथड जो है वो हम क्या करेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स कोई भी दो ले लो फिर से, 1/2 1/4। हमने करना क्या है? इन दोनों की एवरेज निकालनी है। अब एवरेज क्या होता है? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारे पास दो नंबर, मैं आपको लिख देती हूँ कि टेक मीन और एवरेज ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मीन या एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जो भी हमें नंबर्स गिवन है, सपोज इसे हम लेट कर ले m और इसे हम लेट कर ले n। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलती है? m प्लस n बाय टोटल, की दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू को हमने प्लस करना है और डिवाइड करना है टोटल वैल्यूज कितनी थी, ऐसे ही निकालते हैं। ये तो इजी है, सबको पता ही होता है। ठीक है, तो ये हमने एवरेज निकालनी है। अब इन दोनों की एवरेज कैसे निकालेंगे हम? m प्लस n, यानी कि m की वैल्यू कितनी है? 1/2 और प्लस n की वैल्यू कितनी है? 1/4 होल अपॉन 2 या डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये जो है इतना वो न्यूमरेटर का पार्ट है और ये जो सिंपल 2 है, अकेला 2 है, वो क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। 2 और 4 डिफरेंट डिफरेंट है। एडिशन में हमने ये रूल सीखा है कि अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम।
तो एलसीएम कितना आएगा 2 और 4 का 4। अब चाहिए तो सॉल्व करके देख लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। देन डिनोमिनेटर्स कंपेयर करने हैं एलसीएम के साथ, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 ऊपर भी आएगा, 2 प्लस यहाँ पे 1 से होगा क्योंकि 4 इंटू 1 4 1, ठीक है। और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ये आपने ध्यान रखना है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी डिवीजन का साइन है, ये भी, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है और ये डिनोमिनेटर है, एक्चुअल डिनोमिनेटर जो है, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा 3/4 अपॉन 2। तो अब हम कर सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है उसे एज इट इज लिख लिया, ये जो डिनोमिनेटर था उसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि रेसिप्रोकल जब लेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये स्टार्टिंग में जो था 2/1 था, अब ये क्या बन गया 1/2 और आंसर आया हमारे पास 3/8। कि 3/8 जो रैशनल नंबर है वो लाई करता है इन दोनों के बीच में। जो भी एवरेज का आंसर आया वो क्या हमें डिपिक्ट करेगा या वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी उन्होंने हमें दो स्टार्टिंग में रैशनल नंबर दिए थे वो उन दोनों रैशनल नंबर के बीच जो है वो नंबर लाई करता है। क्लियर है? अब आपने करना क्या है, वीडियो पॉज करके ये जो हमने दो रैशनल नंबर लिए इन्हीं के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करना है बाय प्रीवियस मेथड जो अभी हमने सीखा है, ठीक है। और आप चेक करोगे कि दोनों के आंसर सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर तो ऑब्वियस बीच में तो सेम ही नंबर आएगा, मेथड हम चाहे जो मर्जी यूज कर ले लेकिन आंसर सेम ही आना है। ये है एवरेज निकालने वाला, वो है बाय टेकिंग एलसीएम। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ये बहुत ही ज्यादा, मैं कह रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि प्रॉपर्टीज मतलब कि वो किस तरह बिहेव करते हैं। ये जो रैशनल नंबर है उनके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि ये बनते कैसे हैं, ऑपरेटर्स कैसे अप्लाई होते हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है, बाकी नंबर्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब मेन कैलकुलेशन की बात आई है, जो एक्चुअल कैलकुलेशन हमने करनी है कि नंबर्स को तोड़ मरोड़ के, मैं आप सिंपल भाषा में बोलूं कि तोड़ मरोड़ के हम कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे, वो हमने इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हमने डिस्कस करना है, ठीक है। कि क्यों हम इसी तरीके से रैशनल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं या कोई और मेथड क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इस टॉपिक में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ये नाम आपने सुने होंगे, ऑब्वियसली सुने होंगे। क्यों? क्योंकि ये हम लास्ट दो क्लासेस से ये हम पढ़ते आ रहे, ठीक है। पर इस क्लास में हमने ये पूरे डीपली समझना है इन्हें कि ये प्रॉपर्टीज क्यों यूजफुल है हमारे लिए। नो डाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ये यूजफुल, लेकिन रियल लाइफ में हम इन्हें कैसे, मतलब ये हमारे लिए एप्लीकेबल है कि हाँ जी ये चीज हमारे लिए पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो चीजें हम डिस्कस करनी है इस स्लाइड में, ठीक है। तो ये अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज जो है वो चारों ऑपरेटर्स के अंडर आती हैं। कौन से चारों ऑपरेटर्स? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो चारों ऑपरेटर्स के अंडर आती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिशन की है या मल्टीप्लीकेशन की है, नो, चारों ऑपरेटर्स के लिए है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहला ऑपरेटर, हम हमेशा एडिशन ही करते हैं, पता नहीं क्यों ये सबसे पहले आता है, लेकिन हम सबसे इजी ऑपरेटर सबसे पहले करते हैं एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे थ्रू स्लाइड्स, ठीक है। फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, देन होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीन मेन है, ठीक है, बाकी दो और है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को आपने, ये बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगी और आप समझ भी जाओगे विद एन एग्जांपल, ऐसे बिना सॉल्व किए, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो अगर आप नेचुरल नंबर्स का सेट यूज कर रहे हो, ठीक है, नेचुरल नंबर्स मतलब जिनमें सिर्फ न्यूमरेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 3, 10, 1000, 2000, 299, ठीक है, इस तरीके के। तो अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को प्लस कर रहे हो, मैंने क्यों प्लस बोला, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिशन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो हमने पहले डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 4 + 5, ठीक है, तो 4 + 5 को ऐड करके आपका आंसर कितना आया
9 ऑब्वियस है, 9 ही आएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 4 + 5 = 9। ये मैंने यहाँ पे यूज किए थे दोनों नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो 9 है इन दोनों का सम है, क्या वो भी एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल, 9 भी एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर हम इन्हें इस तरह कैटेगराइज करें, नो डाउट कि ये होल नंबर भी है, इंटीजर्स में भी आता है, लेकिन अगर हम इन्हें एज नेचुरल नंबर्स कंसीडर करें तो 9 एक नेचुरल नंबर भी है। कि अगर आप नेचुरल नंबर्स के ऊपर कोई ऑपरेटर लगा रहे हो तो आंसर भी आपका नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो यही चीज अब हमने डिस्कस करनी है रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स करने से पहले मैं आपको होल नंबर की भी एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। कि अगर आप -3 में प्लस कर रहे हो -2, ये दोनों सॉरी इंटीजर्स की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। -3 इज एन इंटीजर, -2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो -3 + -2 -3 - 2 = -5। ये मैंने दोनों इंटीजर्स लिए थे z, ठीक है। और जो आंसर आया, फाइनल आंसर आया, वो भी तो इंटीजर की फॉर्म में ही है। इट मीन्स जिस तरह के आप सेट यूज करते हो, सेट ऑफ नंबर्स यूज करते हो, उसका रिजल्ट जो है वो भी उसी सेट में होना चाहिए। अगर तो ऐसा हो रहा है तो वो जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करने, अगर तो ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी उस सेट ऑफ नंबर्स पे एप्लीकेबल है। अगर नहीं हो रहा है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करनी है रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स की मैंने एग्जांपल दी हुई है कि 1/2 एडेड टू 3/4। अब 1/2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 3/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q और Q, ठीक है। आंसर आया है 5/4, ठीक है। अब 5/4 रैशनल नंबर है कि नहीं? है ही रैशनल नंबर। 5/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ऑब्वियस है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स भी लेंगे, उन पे कोई भी ऑपरेटर लगाएंगे तो उनका रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया है, इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो रैशनल नंबर के ऊपर एप्लीकेबल है। ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह हमने अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव अब वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये आई थिंक आपने वर्ड, आपको शायद थोड़ा ये तंग करता हो, क्योंकि ये कुछ बच्चों को, मोस्टली जो मैंने देखे हैं उनको ये वर्ड कंफ्यूज करता है कि कम्यूटेटिव, वो समझ ही नहीं पाते कि इसमें उन्हें करना क्या है या क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो कम्यूटेटिव वर्ड आया है कम्यूट से, ठीक है। कम्यूटेटिव वर्ड आया है कम्यूट से कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द 2 नंबर्स, ठीक है। तो 2 नंबर्स हैं आपके पास, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करके उन्हें सॉल्व कर रहे हो, कोई भी ऑपरेटर अपनी मर्जी का, जैसे हम एडिशन कर रहे हैं तो लेट्स से एडिशन, आप कोई भी 2 नंबर्स हैं उनकी आप एडिशन कर रहे हो, लेट अस से 3 और 4। 3 और 4 का सम कितना हुआ? 7। लेकिन अब मैंने क्या करना है, इनका ऑर्डर चेंज कर देना है। ऑर्डर मतलब चेंज करने का से क्या है, 3 को 4 की जगह लिख देना है और 4 को 3 की जगह। यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे था, यानी कि ये जो 1 पोजीशन पे था, उसे मैंने अब कर देना है सेकंड पोजीशन पे। 4 आ गया आगे, ऑपरेटर सेम है, और सेकंड पे आ गया 3 जो कि फर्स्ट पे था। तो यहाँ पे अब 4 + 3 का आंसर कितना है? 7। यानी कि नंबर्स सेम थे, नंबर्स की टाइप सेम थी, लेकिन मैंने चेंज क्या किया है, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज किया है और आंसर फिर भी सेम आ रहा है। तो कोई भी ऐसे नंबर्स, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स जिनका ऑर्डर चेंज करके कोई भी ऑपरेटर लगा के ईदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सॉल्व करते हो, अगर तो दोनों साइड आंसर सेम आ रहा है, दोनों साइड मतलब बिना ऑर्डर चेंज किए और ऑर्डर चेंज करके, जिन्हें हम एज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो अगर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं, उनके फाइनल आंसर सेम आ रहे हैं, इट मींस वो जो सेट ऑफ नंबर्स है उन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है। अगर नंबर्स सेम नहीं आ रहे, फाइनल रिजल्ट उनके जो है वो सेम नहीं आ रहे, एक तरफ आ रहा है 7 और दूसरी तरफ आ रहा है 1/7, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी वहां पे। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होगी? जब ऑर्डर चेंज करके भी हमारा जो आंसर है, कि चाहे आप 3 और 4 को ऐड कर दो या 4 और 3 को ऐड कर दो, आंसर सेम आना चाहिए, दैट इज 7। अगर तो ये है पॉसिबल तो फिर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस पर एप्लीकेबल है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस पर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे एप्लीकेबल होती है,
इसका क्राइटेरिया क्या है इसे पता करने का, कि पहले नंबर्स आपको ऑलरेडी गिवन दिए ही होंगे, ठीक है, दिए ही होंगे, तो हमने क्या करना है, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज करके उन्हें सॉल्व करना है। नंबर्स अब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन टाइप। आपको मेन मेथड पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, पूछा क्या जा रहा है आपसे, ठीक है, उस चीज में नहीं कंफ्यूज होना। बाकी आपकी कैलकुलेशन में गलती हो रही है तो वो आप प्रैक्टिस करके कर ही सकते हो, ठीक ठीक है, मेथड क्लियर होना चाहिए कि पूछा क्या और हमने उसे बताना कैसे है। नेक्स्ट जो हमने अब करनी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, व्हाट डज वर्ड एसोसिएटिव मीन्स, डू यू नो? एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है, या एसोसिएटिव वर्ड कहां से आया है? एसोसिएटिव वर्ड आया है वर्ड एसोसिएट से, या एसोसिएट जो भी आप बोलते हो। एसोसिएट का मीनिंग होता है किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को मतलब कोई ये एक है ये एक है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, हमने एसोसिएट कर दिया, मिलाना, जोड़ना, इकट्ठा करना, ठीक है। एसोसिएट का मीनिंग होता है, ध्यान से सुन लो, जो मैं चीज रिपीट कर रही हूँ ना वो आप खुद ही समझ जाओ कि हाँ इस चीज पे हमने जोर देना है, ठीक है। तो एसोसिएट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी की है वहां पे हमने कितने रैशनल नंबर कंसिडर किए हैं, 2। तो ऑब्वियस है अगर एक रैशनल नंबर है तो वो अकेला ही होगा, अगर 2 हैं तो वो उन्हें एक साथ ही आना पड़ेगा। पंगा कब पड़ता है, जब 3 चीजें होती हैं। ये चीज ना हम स्कूल में भी बड़ी बार एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत बार हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब तक तो हम 2 फ्रेंड्स बैठे हैं एक बेंच पे, तब तो हम बहुत खुशी खुशी बैठते हैं कि हाँ इतना हिस्सा तेरा है इतना हिस्सा मेरा है, हम बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब कोई आपका तीसरा फ्रेंड आ जाता है, वो बोलता है कि नहीं मैंने तो इसी के साथ बैठना है, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ना नहीं चाह रहे कि नहीं, ठीक है। हो गया ना पंगा, कि वो कह रहा है कि मैंने इसके साथ बैठना है, पर लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने इसके साथ बैठना है, तो वो एक बंदा जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि अब मैं किसकी सुनूं। तो हमने अपनी मर्जी से एक बारी आपको बिठा देना है उस बेस्ट फ्रेंड के साथ, और दूसरी बारी जो थर्ड पर्सन है उसके साथ, यानी कि हम बारी बारी उनको इकट्ठा कर देंगे। एसोसिएट का मीनिंग यही होता है कि इकट्ठा करना। अब वो इकट्ठा हम एक बार में करें या 2 बारी में करें वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं अच्छे से विद एन एग्जाम्पल। कैसे करना है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे हमें 2 की बजाय 3 रैशनल नंबर्स चाहिए होंगे। 3 रैशनल नंबर्स हम कोई भी ले लेते हैं, जनरलाइज्ड होंगे ए बी सी, ये 3 रैशनल नंबर्स होंगे, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 रैशनल नंबर्स लिए, मैं ले रही हूँ a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/3 एंड c इज इक्वल टू 1/4। क्यों मैंने इतने इजी लिए हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मेथड की क्लैरिटी चाहिए। सॉल्विंग आप बाद में कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक है। हमने सिर्फ मेथड अच्छे से समझना है कि वो क्या होता है। तो अब एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इन तीनों को हमने ऐड ही करना है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब एक तो हम जैसे करते ही हैं सॉल्व, ठीक है। पहले या तो आप तीनों को इकट्ठे कर दो, तीनों को इकट्ठे हमने क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इस प्रॉपर्टी को कोई नाम दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं तो हम इसे सिंपल बोल सकते थे एडिशन ऑफ 3 रैशनल नंबर्स, तो तीनों को इकट्ठे प्लस कर दो, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशल आपको मेंशन किया है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर दीज 3 रैशनल नंबर्स, तो आपने उन तीनों में से 2 को इकट्ठे करके पहले सॉल्व करना है, देन तीसरे को ऐड करना है, या पहले को छोड़ के बाकी दोनों को ऐड कर दो, देन उन दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। अगर उन्होंने ये चीज बोली है ना तो हमने उसे फिर मानना भी है। एसोसिएटिव का मतलब वहां पे पूरी तरह प्रूव भी करना है। तो हमने क्या करना है, पहले आप 2 नंबर्स को इकट्ठे कर लो सॉल्व, ठीक है, कि पहले a और b को सॉल्व कर लो, इन दोनों का आंसर कोई आएगा, यानी कि a प्लस बी आ जाएगा इनका आंसर, और देन जो भी उसका आंसर हुआ उसमें c ऐड कर देना है। या आप कर सकते हो अब पहली को छोड़ दो, जैसे आपने वहां पे लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ा है ना, या कर सकते हो फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दो, सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर दो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, जहां जहां हमने ए बी सी लिखा है उनमें इनकी वैल्यूज फिल करते जाएंगे जो भी हमने लेट की है। तो ए की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 1/2 लिख दिया हमने, प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 1/3। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई है इसका मीनिंग क्या है। ब्रैकेट्स मैंने क्यों लगाई है, एक तो है कि चलो जी इन्हें इकट्ठा किया है, पर इन ब्रैकेट्स का कोई और मीनिंग भी है या बस मैंने इन्हें इकट्ठा करने के लिए ही लगाई है।
पता है आप लोगों को कि मैंने क्यों लगाई है? ये ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि हमने जब प्रीवियस क्लासेस में बॉड मास का रूल पढ़ा था तो हम वहां पे करते थे कि जहां पे भी ब्रैकेट आ गई है, ये जो हमने किया था बॉड मास, BODMAS, वेयर B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले जो हम है वो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एक तो रीजन ये होगा कि हमने दो चीजों को इकट्ठा करने के लिए यूज किया ब्रैकेट, पर उस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है कि हमने सबसे पहले उस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो चीजें दो नंबर्स जो ब्रैकेट में है सबसे पहले हमने उन्हें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये सॉल्विंग तो अब मुझे ना लगता है शायद रट गई है। सिंपल एलसीएम लो इन्हें, 3 to the 6, क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो प्राइम नंबर है। ये आपको भी शायद पता हो कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स में दो प्राइम नंबर्स हो और उनका एलसीएम लेना हो तो हम उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है? 3 पे, 3 इंटू 1 3, साइन ऑफ एडिशन। 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है? 2 पे, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1/4। जब तक ये हमारी ब्रैकेट का पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता हमने तीसरे रैशनल नंबर को बिल्कुल नहीं छेड़ना। क्लियर है? जब तक हमारी एक जो पोर्शन है, एक जो ब्रैकेट है वो हमारी सॉल्व नहीं हो जाती, हमने तीसरे नंबर को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। तो 3 + 2 = 5/5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/4। अब यहाँ पे हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, ठीक है। ये आप साथ साथ वीडियो पॉज करके खुद की प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 6 के टेबल पे 12 कितने पे होता है? 2 पे, तो 2 5 द 10, ठीक है। देन 4 के टेबल पे 12 3 पे, तो 3 इंटू 1 3। फाइनल आंसर आया है हमारा 13/12, ठीक है। इस तरह हमने दो नंबर्स को इकट्ठे करके देन उनके रिजल्ट को तीसरे के साथ ऐड करना है। अब आप सोचो कि मैंने ये साइड पे ये फिर दूसरा मेथड क्यों लिखा है? इन प्रॉपर्टीज में हमने मेन डिस्कस ही यही करना है कि ऑपरेशन हमने वही करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन हमने उनके तरीके बदलने हैं कि हमने वो कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना कि नंबर्स दिए उनको सिंपल ऐड कर दो। हमने अलग अलग मेथड्स में उन्हें करना है कि तीनों को इकट्ठे करने के बजाय पहले मैंने 2 इकट्ठे कर लिए, ए बी इकट्ठे कर लिया, देन मैंने किया BC। आप AC को भी इकट्ठा कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि करनी तो एडिशन ही है। चाहे 1 को 3, जैसे नंबर है आपके पास 1 3 5, चाहे आप 1 + 3 को पहले कर लो देन 5 को कर लो तो भी आंसर आपका 9 आएगा। चाहे 3 5 को करके 3 5 यानी कि 8 + 1 कर दो तो भी आंसर 9 आएगा, या 5 + 1 देन 3 करो ऐड तो भी आंसर 9 ही आएगा। क्लियर है कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि हमें ये हम प्रूव कर पाए कि एडिशन जिस मर्जी वे से कर लो, चाहे स्टार्टिंग से कर लो चाहे एंडिंग से कर लो, किसी सीरीज की आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लिखा था वो था कि हमने B + C को पहले सॉल्व करना है, देन 1/2 को करना है उसमें ऐड। तो 1/2 प्लस 1/3, इनका एलसीएम कितना हो गया? 12। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 1/2 + 7/12। एलसीएम अगेन हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 2 और 12 दोनों अलग अलग है, तो एलसीएम आया 12, 6 + 7 13/12। अब मैंने यहाँ पे अलग तरीके से एडिशन की थी, वहां पे अलग तरीके से की थी एडिशन, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ जो आंसर्स हैं वो अब सेम है। एडिशन हमने अलग अलग तरीके से किया लेकिन आंसर जो है वो सेम है, यानी कि चाहे आप इस मेथड से करो एडिशन या इस मेथड से, आंसर्स जो है वो इनके क्या आ रहे हैं? इक्वल। क्लियर है? ये हमने पता किया है कि 3 नंबर्स को चाहे आप 1 + 2 + 3 कर लो, चाहे 1 + 3 + 2 और 2 + 3 + 1 कर लो, आंसर जो है एडिशन में वो क्या आएंगे? हमेशा सेम। क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि हमने 3 रैशनल नंबर्स में से, या 4 भी हो सकते हैं, वो आपकी अरेंजमेंट होगी उस अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमने रीऑर्डर करके नंबर्स ऐड करने हैं और पता करना है कि आंसर जो है वो इक्वल आने या नहीं। एडिशन में आंसर हमेशा इक्वल ही आते हैं, ठीक है। ये क्लियर होगा आई थिंक अब तो आपको अच्छे से, क्योंकि हमने सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब आइडेंटिटी का मतलब, स्कूल में हमें आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं ना, कि मेरा अलग है, विकास का अलग है, सोनम का अलग है, ठीक है, कि उसकी अलग फोटो है, उसका अलग नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ है, उसका बायोडाटा,
उसका अलग है, मेरा अलग है, ठीक है। तो हर एक जो वैल्यू है, हर एक नंबर है, उसकी अलग आइडेंटिटी होती है कि 0 0 ही है, 1 1 है और 10 10 है, ठीक है। अब उन्होंने लिखा है साथ में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एडिशन हम पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें जीरो का क्या रोल है वो हमने यहाँ पे मेन स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है 3/9, 3/7, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो करना क्या है कि हमने जीरो की जो इंपॉर्टेंस है वो एडिशन ऑपरेशन में पता करनी है कि वो क्या है और क्यों है, कि जीरो को इतना वैल्यूएबल क्यों मानते हैं हम, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे कि हम चेक करेंगे कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में, इधर वो नेचुरल है, होल नंबर है, इंटीजर है या फिर रैशनल नंबर है, कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो वो क्या कोई चेंज ला रहा है उसकी वैल्यू में, ये हम चेक करेंगे। कैसे? लेट द नंबर बी 3/4, ठीक है। तो 3/4 में हमने जीरो ऐड कर दिया है। पहली बात, जीरो की क्या कोई वैल्यू होती है? नहीं होती ना, जीरो इज ऑलवेज जीरो, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, जीरो जीरो ही है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो अगर हम किसी नंबर में कुछ नहीं, सिंपल भाषा में कुछ नहीं ऐड कर रहे, तो वो नंबर वैसे ही रह जाएगा कि 3/4 ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो, उसमें अगर हम जीरो ऐड करें ना, तो वो नंबर हमारे पास सेम ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना कोई उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, ना ही उसका साइन। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है किसकी? जीरो की। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो है वो टर्म है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब, एडिटिव वर्ड कहां से आया है? एडिशन से। एडिटिव वर्ड कहां से आया है? एडिशन से। इनवर्स मतलब उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, कि हमने एडिशन का उल्टा करना है। एडिशन का उल्टा क्या होता है? ये हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कुछ स्लाइड्स पहले। एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन की, यानी कि जो नंबर पॉजिटिव है, एडिशन को हम प्लस से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव, कि जो नंबर पॉजिटिव है उसके आगे हमने नेगेटिव लगा के उसकी वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल 5/7 है, ठीक है। 5/7 है, ये नंबर पॉजिटिव है। अब इसका एडिटिव इनवर्स कैसे होगा? ये नंबर पॉजिटिव था, तो मैंने क्या किया, लिखा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7 इक्वल्स टू, जो भी हमारी वैल्यू थी उसे हमने एज इट इज लिख दिया है, एक्स्ट्रा ऐड क्या किया है? एक नेगेटिव साइन। जो भी हमारी वैल्यू थी उसे हमने एज इट इज लिख दिया है, ऐड क्या किया है? एक नेगेटिव साइन। तो माइनस को अगर 5/7 से मल्टीप्लाई करें, हमारी फाइनल वैल्यू क्या होगी? -5/7। तो वी कैन से दैट -5/7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7। अब यहाँ पे जो मैंने आपको स्लाइड पे दिया हुआ है वो ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को, जो कि नंबर दिया हुआ है हमें 2/3, 2/3 को अगर हम उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करें, एडिटिव इनवर्स मैं इसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 2/3 का अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालें, माइनस साइन लगाएंगे तो आंसर आएगा -2/3। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो आंसर क्या होगा? 0, ठीक है। कि एडिटिव इनवर्स हम, एक चीज होगी कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा के उसकी फाइनल वैल्यू निकाल दो, वो होगा उसका एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? सेकेंड चीज ये है कि कोई नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, उसको उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ आप ऐड कर दो तो वो सम अप होके कितनी वैल्यू आएगी? 0, और ये हमेशा होगा, हमेशा, ठीक है। अब मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि पॉजिटिव नंबर था, मैंने उसका नेगेटिव वैल्यू निकाली है जो कि उसका एडिटिव इनवर्स है। सपोज आपके पास वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो -5/7 है, सपोज -5/7 है, तो आपने ये नहीं करना कि नेगेटिव इसके मतलब क्या हम करेंगे कि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसका आंसर यही लिख दो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 विल बी द सेम वैल्यू। नो, एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि हमने उसका उल्टा करना है। तो नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन वो पॉजिटिव आएगा कैसे? मेन हमने जो फॉर्मूला है वो सेम रखना है कि किसी भी नंबर के आगे माइनस लगा दो और वो सेम वैल्यू लिख दो।
वैल्यू हमारे पास कितनी थी इनिशियली, -5/7, हमने उसके आगे माइनस लगाया, दिस माइनस माइनस विल बी चेंज्ड इनटू प्लस, दैट इज +5/7। तो जो वैल्यू नेगेटिव थी स्टार्टिंग में वो पॉजिटिव हो गई है बाय टेकिंग इट्स एडिटिव इनवर्स, और जो पॉजिटिव थी वो क्या हो गई है, नेगेटिव। क्लियर है? ये थी 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन ऑपरेटर। किसके लिए? रैशनल नंबर्स के लिए, कि रैशनल नंबर का सबसे पहले हमने उसकी एडिशन सीखी, अब वो एडिशन जो है वो किस किस तरह हो सकती है, ठीक है, और उसके क्या क्या मेथड है, या ये जो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं कि 0 का क्या रोल है, 1 का क्या रोल है अलग अलग नंबर्स के लिए, तो वो हमने डिस्कस किए हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्शन के अंडर हमने सारी प्रॉपर्टीज जो है ये कवर करनी है, ठीक है। तो एडिशन की तो हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली कवर, कि एडिशन के अंदर एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो होता है एडिशन के बाद वो होता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी हमने वो सेम प्रॉपर्टीज अब बतानी है, पता करनी है कि क्या वो इसके अंडर एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के अंडर वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जिस तरह के टाइप ऑफ नंबर्स हम यूज कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी उसी टाइप ऑफ नंबर्स में आना चाहिए। जैसे कि अगर रैशनल नंबर चूज कर रहे हैं तो रैशनल नंबर्स ही उनका रिजल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखी है कि 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो 3/4 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, 1/2 और 3/4 को माइनस करें तो आंसर आ रहा है -1/4। ये दोनों रैशनल नंबर थे और ये भी तो रैशनल नंबर है। तो अब हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। यस, हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह के नंबर्स हमने यूज किए थे रिजल्ट भी हमारा उसी फॉर्म में आया है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इन्होंने ना एक लाइन लिखी हुई है कि रैशनल नंबर्स डू नॉट होल्ड कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। अब ये क्यों नहीं होती है? सिंपल सी एग्जांपल है, अगर 1 - 2 करोगे, 1 - 2 करोगे यानी कि ये चीज आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? -1। लेकिन अगर आप 2 - 1 कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है? 1। अभी क्यों आता है? सब्ट्रैक्शन में जो आंसर के आगे साइन होता है वो आता है लार्जर वैल्यू का। अब लार्जर वैल्यू यहाँ पे है 2, तो साइन कौन सा आ गया? नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव लार्जर वैल्यू कौन सी थी? 2, और साइन कौन सा आ गया? पॉजिटिव। अब ये दोनों आंसर जो हैं वो सेम है कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव। पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों तरफ आंसर्स अगर हम रीऑर्डर करके सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आने चाहिए? सेम। पर यहाँ पे तो सेम आ ही नहीं रहे। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन के लिए, या मैं प्रॉपर्ली इसे बोलूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कि आंसर्स हर बारी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ऑपरेटर्स जो हैं, ऑपरेटर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। एक तरफ नेगेटिव आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमने कर ली। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया है। ए 3 रैशनल नंबर्स होंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, सिमिलरली ए माइनस बी माइनस सी। एक बारी हमने करना है ए माइनस बी, दूसरी बारी करना है हमने बी माइनस सी। अब हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन का जो आंसर है, सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस है, जो भी उसका रिजल्ट होता है वो दोनों तरफ सेम नहीं आता है। चाहे वो हम 2 नंबर्स की कर लें सब्ट्रैक्शन या फिर 3 नंबर्स की कर लें, मेन जो है उनका जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं हम नॉट इक्वल टू। अभी मैंने लिख तो दिया नॉट इक्वल टू। अब आप पूछोगे कि मैम आपने तो ऐसे ही लिख दिया है, पर ये मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगी। सेम रैशनल नंबर ले लो, 1/2 -1/3 -1/4। इधर ले लो 1/2 1/3 1/4। सॉल्विंग आपको आती है कैलकुलेशन बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। ये हमने फटाफट से प्रूव कर देना है
कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 12, 1/12 आया यहाँ पे एक फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम सॉल्व करेंगे तब हम चेक करते हैं कि आंसर सेम आएगा कि नहीं। 12 4 - 3 12 6 - 1 5/12। एक तरफ आया है आंसर हमारा 1/12 और दूसरी तरफ आया है 5/12। क्लियरली विजिबल है कि एक तरफ 1/12 है, दूसरी तरफ 5/12 है। नो डाउट डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, लेकिन न्यूमरेटर तो अलग ही है। और हमें आंसर कैसे चाहिए होते हैं, प्रॉपर सेम होने चाहिए, न्यूमरेटर भी इक्वल होने चाहिए और डिनोमिनेटर भी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर्स की रीऑर्डर करके, तो उनके आंसर जो है वो हमेशा डिफरेंट आते हैं और कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोथ वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है आई थिंक वो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी सब्ट्रैक्शन की, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो अभी हमने एडिशन के लिए भी पढ़ी थी, तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन लिखी है मैं आपको विद एग्जांपल समझा देती हूँ कि अगर हम किसी नंबर में से जीरो को माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाता है सेम नंबर 3/2 - 0 = 3/2। लेकिन जीरो में से अगर हम किसी नंबर को माइनस करें तो वो सेम वैल्यू नहीं आती है। क्यों? यहाँ पे मैंने लिया था 0 - 3/2, ये वैल्यू तो 3/2 थी ना, लेकिन आंसर हमें मिला है -3/2। अब ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी। मैं बोल सकती हूँ कि ये जो वैल्यू आई है वो हमारी इनिशियल वैल्यू का एडिटिव इनवर्स है, सॉरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि जब हम किसी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं या जीरो में से किसी नंबर को माइनस करते हैं, तो दोनों तरफ आंसर सेम नहीं होते, दोनों केसेस में आंसर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, हमने दो ऑपरेटर्स तो कर लिए हैं डिस्कस आज इस वीडियो में। ठीक है, तो जो बाकी के दो ऑपरेटर्स बचे हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनमें भी हमने सेम प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। ठीक है, तो पर इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करना है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, किन नंबर्स को यूज करके बनते हैं, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनकी इक्वालिटी, वो कैसे इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपकी सब्ट्रैक्शन तक प्रॉपर्टीज भी डिस्कस हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो और हम उसे सॉल्व करके आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. डू लाइक, share and comment on this video and subscribe to our YouTube channel Dream Big Classes.